राज्यों के राजनीतिक सफर सीरीज की शुरुआत में हम सबसे पहले बात करेंगे देश की राजधानी दिल्ली की। दिल्ली ना तो पूर्ण राज्य है और ना ही केंद्र शासित प्रदेश है। इसे राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा हासिल है और यही वजह है कि दिल्ली के प्रथम मुख्यमंत्री से लेकर मौजूदा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तक केंद्र और राज्यों के बीच मतभेद रह कर सामने आते रहे हैं। केंद्र सरकार उपराज्यपाल के जरिए मुख्यमंत्री के कार्यों को नियंत्रित करती है, तो वहीं मुख्यमंत्री को भी दिल्ली की पूरी कमान नहीं सौंपी जा सकती है, क्योंकि दिल्ली की स्थिति विशेष है और दिल्ली में ही विदेशी दूतावास और उच्चायोग भी हैं। केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे पर समस्याएं बनी हैं। दिल्ली के प्रथम मुख्यमंत्री चौधरी ब्रह्म प्रकाश ने कहा था कि दिल्ली में मैं अच्छे तरीके से सरकार चला रहा था, पर नेहरू जी और पंत जी ने मुझे मुख्यमंत्री के पद से इसलिए हटा दिया था क्योंकि मैं दिल्ली सरकार के लिए अधिक शक्तियों की मांग करने लगा था। वे इस मामले पर देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और गृह मंत्री गोविंद वल्लभ पंत से नाराज रहा करते थे। संख्या के तौर पर भारत का दूसरा सबसे बड़ा महानगर है। इसके दक्षिण पश्चिम में अरावली पहाड़ियाँ, पूर्व में यमुना नदी है जिसके किनारे यह नगर बसा हुआ है। दिल्ली का प्राचीनतम उल्लेख महाभारत नामक महापुराण में मिलता है, जहां इसका उल्लेख प्राचीन इंद्रप्रस्थ के रूप में किया गया है। इंद्रप्रस्थ महाभारत काल में पांडवों की राजधानी थी। मौर्य काल से यहाँ एक नगर का विकास होना आरंभ हुआ। महाराज पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि चंद्रवरदाई की हिंदी रचना पृथ्वीराज रासो में तोमर राजा अनंगपाल को दिल्ली का संस्थापक बताया गया है। दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलने के लिए भी लंबी लड़ाई हुई और इस मौके पर कांग्रेस और भाजपा दोनों एक साथ थे, लेकिन केंद्र के मोर्चे पर भाजपा और कांग्रेस एक पाए गए। साल 1956 में दिल्ली विधानसभा समाप्त हो गई थी और 1993 तक यहां सीधा केंद्र सरकार का नियंत्रण रहा था। दिल्ली के कनॉट प्लेस के करीब राजा बाजार के रघुमल कन्या विद्यालय में ही साल 1951 में जनसंघ की स्थापना हुई थी। यह मांग भाजपा के अधिक करीब था क्योंकि यह उनका प्रभाव क्षेत्र रहा था और फिर बाद में कांग्रेस ने भी मांग शुरू कर दी थी। 1970 में दिल्ली के विशेष राज्य देने की मांग जोर पकड़ने लगी थी। जनसंघ के नेता जैसे मदन लाल खुराना, केदारनाथ सहनी, विजय कुमार मल्होत्रा वगैरह के नेतृत्व में मांग हो रही थी कि दिल्ली के चौतरफा विकास के लिए इसे पूर्ण राज्य का दर्जा देना जरूरी है। दिल्ली देहात के नेता और 1989 में बाहरी दिल्ली से जनता पार्टी के टिकट पर लोकसभा का चुनाव जीतने वाले चौधरी तारीफ सिंह कहते हैं, 1980 के दशक के अंतिम सालों में तो यह मांग बहुत मुखर हो गई। लगातार धरने प्रदर्शन होने लगे। 1984 में भाजपा पार्टी को दिल्ली में करारी हार मिली थी। मदन लाल खुराना दिल्ली भाजपा के सबसे बड़े नेता के रूप में उभर चुके थे। उन्हें दिल्ली का शेर कहा जाने लगा। वे पहले सरकारी स्कूल में शिक्षक रहे थे। केंद्र सरकार ने 1987 में जस्टिस RS सरकारिया की अगुवाई में एक कमेटी बनाई। बाद में इसका नाम जस्टिस बालकृष्ण कमेटी कर दिया गया क्योंकि सरकारिया साहब ने इस्तीफा दे दिया था। इस कमेटी को यह पता लगाना था कि दिल्ली की व्यवस्था का पुनर्गठन कितना जरूरी है। सबकी राय एक थी। मई 1990 में संसद में एक बिल पेश हुआ और दिल्ली को 1991 में राज्य का दर्जा मिल गया, लेकिन पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना तो दूर की कौड़ी ही बनी रही। दिल्ली विधानसभा को सिर्फ सांकेतिक शक्तियां ही मिली। राजनीतिक परिस्थितियां भिन्न पार्टी के होने के बावजूद व्यक्तियों के सामंजस्य पर चलती रही। केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी और दिल्ली में शीला दीक्षित की सरकार थी। दोनों के बीच बिना किसी बाधा की दिल्ली का काम आगे बढ़ता रहा, लेकिन अरविंद केजरीवाल और PM मोदी के बीच यह टकराव के रूप में 1952 से 12 फरवरी 1955 यानी कि 2 साल 332 दिन तक चौधरी ब्रह्म प्रकाश दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे थे। वे शेरे दिल एवं मुगले आजम के नाम से मशहूर रहे थे।
वे केवल 33 साल के उम्र में दिल्ली के मुख्यमंत्री बने थे और उस समय के सबसे युवा मुख्यमंत्री रहे थे। भारत के प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री बनने का भी गौरव उन्हें हासिल है। वे 4 बार सांसद चुने गए, केंद्र में मंत्री भी रहे। उनका जन्म 1918 में हुआ था और उनका निधन 1993 में हुआ। वे देश के स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले आंदोलनकारी में से एक थे। सत्याग्रह में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, तो वहीं 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में वे भूमिगत नेताओं में शामिल थे और स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान वे कई बार जेल भी जा चुके हैं। दिल्ली के दूसरे मुख्यमंत्री गुरमुख निहाल सिंह रहे थे। वे 1 साल 263 दिन तक दिल्ली की सत्ता संभाली थी। 12 फरवरी 1955 से 1 नवंबर 1956 तक वे दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे थे। वे राजस्थान के प्रथम राज्यपाल भी रह चुके थे और कांग्रेस पार्टी के प्रमुख और प्रसिद्ध नेता भी रहे थे। उनके बेटे एस निहाल सिंह इंडियन एक्सप्रेस के संपादक रहे थे। दिल्ली के तीसरे मुख्यमंत्री मदन लाल खुराना रहे थे। वे मोती नगर से विधायक रहे थे। 2 दिसंबर 1993 से 26 फरवरी 1996 तक कुल 2 साल 86 दिन दिल्ली की सत्ता संभाल रखी थी। खुराना 2004 में राजस्थान के राज्यपाल भी रहे थे। वे 1965 से 1967 तक जनसंघ के महासचिव रहे और दिल्ली के जनसंघ के काफी चर्चित चेहरा रहे थे। उन्हें दिल्ली का शेर कहकर बुलाया जाता था। मदन लाल खुराना 1977 से 1980 तक दिल्ली के कार्यकारी पार्षद रहे। उसके बाद 2 बार महानगर पार्षद बने। 2005 में लाल कृष्ण आडवाणी के आलोचना करने की वजह से उन्हें पार्टी से निकाला गया था। हालांकि उनको सितंबर माह में फिर वापस पार्टी में ले लिया गया था। लेकिन कहानी यहाँ से और भी दिलचस्प हो जाती है। केंद्र की अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में वे पर्यटन मंत्री भी रहे। भाजपा अकाली दल गठबंधन तैयार करने में वे वाजपेयी के विश्वास पात्र थे। वे तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को पद से हटाने की मांग कर दी थी। सुषमा स्वराज ने कहा था कि यह मुद्दा उन्होंने सार्वजनिक रूप से उठाया, जिसके बाद उन पर अनुशासनहीनता का आरोप लगाकर पार्टी से हटाया गया। उन्होंने बाद में इसके लिए माफी मांगी और पार्टी में फिर से वापसी कर ली। खुराना के वजह से आडवाणी और वाजपेयी आमने सामने आ गए थे, क्योंकि वाजपेयी उनके 6 साल के पार्टी निष्कासन के फैसले का खुलकर विरोध कर दिया था। 6 महीने बाद ही उन्हें पार्टी विरोधी बयानबाजी की वजह से निलंबित कर दिया गया था। इस बार वे भी बागी रुख अपना चुके थे। उन्होंने कहा था, मैं कोई लल्लू पुंज नहीं हूँ। मैं राज्यपाल था, लेकिन वह पद छोड़कर पार्टी के लिए काम करना चाहता था। अगर मुझे घर में ही बैठना था तो राजनिवास में बैठे रह सकता था। पार्टी ने जो वायदे किए थे वो पूरे नहीं हुए हैं। अफसोस तो मुझे यही है। खुराना का राजनीतिक सफर की शुरुआत की अगर हम बात करें तो चुनावी सभाओं में दरिया बिछाने से हुई, दीवारों पर पोस्टर चिपकाने से हुई और भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने के लिए जमीनी स्तर के कार्यों से हुई। अटल बिहारी वाजपेयी और बलराज मढ़ोक जैसे नेताओं के चुनाव प्रचार के लिए वे दरिया बिछाया करते थे। वे शिक्षक थे। अपने इस पेशे के बाद जनसंघ के कार्यों में खुद को समर्पित कर डालते थे। 19 माह में इमरजेंसी हटा ली गई थी और इसे खुराना के संगठन की क्षमताओं से भी जोड़ा जाता है। दिल्ली की पंजाबी और वैश्य बिरादरी में उनकी कमाल की पकड़ रही थी। दर्जनों बार दिल्ली को बंद करवाने का श्रेय भी उनको जाता है। उनके एक आह्वान पर पूरा दिल्ली ठप पड़ जाता था और बाजारों में सन्नाटा छा जाता था। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी को स्थापित करने में विजय कुमार मल्होत्रा, केदारनाथ साहनी, मदन लाल खुराना की निर्णायक भूमिका रही।
वे मल्होत्रा और साहनी की अपेक्षा अधिक जुझारू नेता थे। वे दिन रात दीवारों पर पोस्टर लगाने वाले कार्यकर्ता थे। इंदिरा गांधी के निधन के बाद सिख विरोधी दंगों को वे अपने गढ़ से दूर रखने में कामयाब रहे। वे पीड़ित सिखों के लिए उनके आवास की व्यवस्था किया करते थे और वे दिन रात दिल्ली के चप्पे चप्पे घूमकर सिखों की रक्षा में जुटे हुए थे। दिल्ली को मेट्रो देने का पहला सपना उन्होंने ही देखा था। मदन लाल खुराना और कांग्रेस के दिग्गज नेता और मुख्य कार्यकारी पार्षद रहे जगप्रवेश चंद्रा सबसे पहले दिल्ली में मेट्रो रेल की मांग किया करते थे। विशेषज्ञों की एक कमेटी बनाई उन्होंने, जिसे दिल्ली में मेट्रो रेल चलाने की संभावनाओं का पता लगाना था। तब मीडिया और विपक्ष ने उनकी खिंचाई भी की थी। वे विशेषज्ञों की कमेटी बनाकर जनता के पैसे को बर्बाद कर रहे हैं। मदन लाल खुराना के सरकार में साहिब सिंह शिक्षा मंत्री रहे थे और वे इस दौरान काफी बेहतर काम किया था। वे पहले पेशे से शिक्षक रह चुके थे। उनके अच्छे कार्यों का ही परिणाम रहा था कि 1996 में जब भ्रष्टाचार के आरोप लगते ही खुराना ने इस्तीफा दे दिया तो उन्हें ही दिल्ली की कमान सौंपी गई। वे दिल्ली के चौथे मुख्यमंत्री बने। लेकिन जब दिल्ली में प्याज के दामों में बढ़ोतरी हुई तो उन्हें हटाकर सुषमा स्वराज को मुख्यमंत्री की कमान सौंप दी गई। उनके इस कार्य से जनता में उनकी लोकप्रियता का ग्राफ काफी तेजी से बढ़ा और 1999 का लोकसभा चुनाव उन्होंने बाहरी दिल्ली लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से 2 लाख से अधिक मतों के अंतर से जीता था। 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी के एनडीए सरकार में उन्हें श्रम और नियोजन मंत्रालय का दायित्व सौंपा गया था। उन्होंने ब्यूरोक्रेसी के पिंच कसते हुए कर्मचारी भविष्य निधि पर ब्याज की दरों को कम करने से रोका। उनके इस कार्य को मीडिया ने एबल इन चाइना सॉफ्ट कहकर सराहना की। इसके बावजूद वे 2004 का लोकसभा चुनाव हार गए। वे दिल्ली में शिक्षकों के बीच काफी लोकप्रिय थे और उनके स्वामित्व में हरी भूमि के नाम से एक राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्र भी निकलता था। उनकी राजनीतिक शुरुआत दिल्ली में 1977 में पहली बार दिल्ली नगर निगम में पार्षद चुनकर हुआ। पार्षद के पद की शपथ उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी गुरु राधाकिशन के नाम पर ली थी। वे जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े थे। उन्होंने अपनी निष्ठा और कर्मठता के दम पर राजनीतिक में महत्वपूर्ण पद हासिल किया। वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से एक सामान्य कार्यकर्ता के तौर पर जुड़े रहे थे। 1996 से 1998 तक दिल्ली प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। वे कुल 2 साल 228 दिन दिल्ली की सत्ता संभाली थी। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में वे श्रम मंत्री भी रहे थे। 30 जून 2007 को जयपुर दिल्ली हाईवे में एक कार दुर्घटना में अचानक उनका देहांत हो गया। उस समय वे सीकर जिला से नीम का थाना में एक विद्यालय की आधारशिला रखकर वापस अपने घर दिल्ली आ रहे थे। वे किसान और मजदूरों के लिए हमेशा आवाज बुलंद करते रहे। कि 5वें मुख्यमंत्री की कमान सुषमा स्वराज को मिला। वे 12 अक्टूबर 1998 से 3 दिसंबर 1998 कुल 52 दिन के लिए दिल्ली की सत्ता पर आई थी। देश में किसी राजनीतिक दल की पहली महिला प्रवक्ता बनने की उपलब्धि भी उन्हीं के नाम दर्ज है। वे दिल्ली की पहली महिला सीएम रहीं। इसके अलावे वे विदेश मंत्री भी रहीं। भारत की 15वीं लोकसभा में प्रतिपक्ष की नेता रही हैं। उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत 1970 के दशक में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से की थी। उनके पिता हरदेव शर्मा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख सदस्य थे। वे राजनीति से स्नातक थीं और इसके बाद कानून की पढ़ाई की। वे हरियाणा सरकार के भाषा विभाग की आयोजित राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में
लगातार 3 बार सर्वश्रेष्ठ हिंदी वक्ता का पुरस्कार जीता। उन्होंने स्वराज कौशल से विवाह किया था। स्वराज कौशल वो नाम है जो 34 वर्ष की आयु में ही देश के सबसे युवा महाधिवक्ता और 37 साल की उम्र में देश के सबसे युवा राज्यपाल बने। वे 1990 से 93 के बीच मिजोरम के राज्यपाल बनाए गए थे। 1977 में पहली बार सुषमा ने हरियाणा विधानसभा का चुनाव जीता और महज 25 वर्ष की आयु में चौधरी देवीलाल सरकार में राज्य की श्रम मंत्री बनकर सबसे युवा कैबिनेट मंत्री बनने की उपलब्धि हासिल की। वे अंबाला से दोबारा विधायक चुनी गई और बीजेपी लोकदल सरकार में शिक्षा मंत्री बनाई गई। 1990 में सुषमा राज्यसभा की सदस्य बनी। 6 साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद 1996 में दक्षिण दिल्ली से लोकसभा चुनाव जीती और अटल बिहारी वाजपेयी की 13 दिनों की सरकार में सूचना प्रसारण मंत्री बनाई गई। उनके इस कार्यकाल की सबसे बड़ी उपलब्धि भारतीय फिल्म को एक उद्योग के रूप में घोषित करना रहा। इस फैसले के बाद भारतीय फिल्म उद्योग को बैंकों से कर्ज मिल सकता था। वे प्रखर वक्ता रही थी। सुषमा ने 2015 में भी संयुक्त राष्ट्र की महासभा में भाषण दिया था और उस दौरान भी जमकर पाकिस्तान पर गरजी थी। तब उन्होंने पाकिस्तान को आतंकवादी की फैक्ट्री कहकर संबोधित किया था। शीला दीक्षित 3 दिसंबर 1998 से 28 दिसंबर 2013 15 साल 25 दिन सीएम रही। दिल्ली में अब तक सबसे अधिक लंबा सीएम का कार्यकाल शीला दीक्षित का ही रहा। वे केरल की राज्यपाल रही, कन्नौज से सांसद रही। वे देश की पहली ऐसी महिला मुख्यमंत्री थी जिन्होंने लगातार 3 बार मुख्यमंत्री पद संभाला। वे दिल्ली की दूसरी महिला मुख्यमंत्री रही। दिल्ली में 15 सालों में उनकी उपलब्धि जो उन्होंने खुद बताया था, पहला मेट्रो, दूसरा सीएनजी और तीसरा दिल्ली की हरियाली स्कूलों और अस्पतालों के लिए काम करना। उन्होंने कहा था, इन सब ने दिल्ली के लोगों की निजी जिंदगी पर बहुत असर डाला। मैंने पहली बार लड़कियों को स्कूल में लाने के लिए उन्हें सैनिटरी नैपकिन बंटवाए। मैंने दिल्ली में कई विश्वविद्यालय बनवाए और ट्रिपल IIT भी खोली। जब वे चुनाव अरविंद केजरीवाल से हार गई तब उन्होंने कहा, बहुत कम लोगों को पता था कि कानून और व्यवस्था दिल्ली सरकार की जिम्मेदारी नहीं थी बल्कि केंद्र सरकार की थी। तब तक केंद्र सरकार भी 2G 4G जैसे कई घोटालों का शिकार हो चुके थे, जिसका खामियाजा हमें भी भुगतना पड़ा। निर्भया कांड भी शीला दीक्षित के मुख्यमंत्री काल में ही हुआ था। शीला दीक्षित के चेहरे पर कांग्रेस का दबदबा दिल्ली में बना रहा था। शीला दीक्षित ने राजनीति के गुर सीखे अपने ससुर उमाशंकर दीक्षित से, जो इंदिरा गांधी मंत्रिमंडल में गृह मंत्री हुआ करते थे। बाद में कर्नाटक और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल भी बने। शीला बताती है, इंदिरा जी की हत्या की सबसे पहले खबर मेरे ससुर उमाशंकर दीक्षित को मिली थी, जो उस समय पश्चिम बंगाल के राज्यपाल थे। जैसे ही विसेंट जॉर्ज के एक फोन से उन्हें इसका पता चला, उन्होंने मुझे एक बाथरूम में ले जाकर दरवाज़ा बंद किया और कहा कि मैं किसी को इसके बारे में न बताऊं। दिल्ली के 7वें मुख्यमंत्री और 8वें मुख्यमंत्री भी अरविंद केजरीवाल बने और रिकॉर्ड मतों से सरकार बनाई। पहली बार 28 सितंबर 2013 से 14 फरवरी 2014 49 दिन के लिए सत्ता में आए और इसके बाद राष्ट्रपति शासन लगा, जो 15 फरवरी 2014 से 13 फरवरी 2015 तक यानी कि 363 दिन तक रहा। इसके बाद फिर अरविंद केजरीवाल ने वापसी की और 14 फरवरी 2015 से 21 सितंबर 2024 अर्थात 9 साल 224 दिन दिल्ली की सत्ता पर रहे। 21 सितंबर 2024 को दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री आतिशी मार्लेन हैं।
अरविंद केजरीवाल इससे पहले एक सामाजिक कार्यकर्ता रहे और सरकारी कामकाज में अधिक पारदर्शिता लाने के लिए संघर्ष किया। वे भ्रष्टाचार के खिलाफ अन्ना हजारे के साथ आंदोलन में सक्रिय हुए और बाद में अपनी पार्टी बनाकर दिल्ली में चुनाव लड़ने के बाद सत्ता में आ गए। उन्हें रमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, लेकिन फिलहाल उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में जनता को बहुत सारी मूलभूत सुविधाएं मुफ्त में दी हैं। वे 70 सीटों में से पहली बार 68 और दूसरी बार 62 सीटें जीतने में कामयाब रहे थे। उनकी पार्टी देश की पहली पार्टी है जो इस हद तक स्ट्राइक रेट पूरी करने में सफल रही। आतिशा मार्लेना सिंह की बात करें तो वे दिल्ली की शिक्षा मंत्री रह चुकी हैं, जो वर्तमान में दिल्ली के सीएम भी हैं। शिक्षा मंत्री रहते हुए उन्होंने दिल्ली में बेहतरीन कार्य किया। इसके अलावा वे संस्कृति और पर्यटन मंत्री भी रह चुकी हैं। आतिशी वर्तमान में भारत में मुख्यमंत्री के रूप में सेवा देने वाली 2 महिलाओं में से एक है। दूसरी पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी हैं। उनके माता पिता ने उन्हें मध्य नाम मार्लेना दिया था, जो पार्टी के अनुसार मार्क्स और लेनिन का एक संयोजन है। आतिशी का पालन पोषण दिल्ली में हुआ। उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा नई दिल्ली के स्प्रिंग डेल्स स्कूल में की। 2001 में उन्होंने सेंट स्टीफन कॉलेज दिल्ली से इतिहास में स्नातक किया। इसके बाद उन्होंने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से चीवनिंग स्कॉलरशिप पर इतिहास में 2003 में मास्टर्स की डिग्री पूरी की। 2025 में वे रोड्स स्कॉलर के रूप में ऑक्सफोर्ड के मैगडेलन कॉलेज गई। आतिशी को 2019 लोकसभा चुनाव के लिए पूर्वी दिल्ली का लोकसभा प्रभारी नियुक्त किया गया था। आतिशी का जन्म 8 जून 1981 को दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर विजय सिंह और तृप्ता वाही के घर एक राजपूत पंजाबी मिश्रित परिवार में हुआ था।